दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2022 में आई मलयालम फिल्म हेवन। फिल्म की शुरुआत में हमें कुछ एनसीसी कैडेट्स को दिखाया जाता है जो कि जंगल में कैंपेन करने आए रहते हैं। तभी उनमें से दो स्टूडेंट्स को वहाँ एक डेड बॉडी नजर आती है। वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। डीएसपी विजय कुरुविला और फोरेंसिक टीम क्राइम स्पॉट पर पहुँचते हैं। वहाँ देखने के बाद पता चलता है कि डेड बॉडी सड़ चुकी है और बॉडी को कीड़े लग चुके हैं। इसके बाद फोरेंसिक एक्सपर्ट डीएसपी विजय को कहते हैं कि इस बॉडी में जो लिक्विड मिला है वो 3 दिन पुराना है, यानी इस इंसान की मौत अप्रॉक्स 4 दिन पहले हो गई है। इसके बाद विजय को और थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलता है कि जंगल में जो डेड बॉडी मिली थी वो फैबियन जॉन की है, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। साथ ही वहाँ क्राइम स्पॉट पर फोरेंसिक टीम को कुछ जूतों के फुटप्रिंट्स भी मिलते हैं। विजय की टीम उस जूतों के बारे में पता करके उस जूतों की कंपनी में जाते हैं। कंपनी वाले कहते हैं कि वो जूते उन्होंने रिसेंटली मार्केट में लॉन्च किए थे, जिसकी अब तक बहुत कम सेल हुई है। पर रिसेंटली एक पुलिस वाले ने इन जूतों को खरीदा था और सीसीटीवी फुटेज भी दिखाते हैं जहाँ पर एक पुलिस वाला नजर आता है। उसके बाद विजय फॉरेस्ट में रहने वाले चेक पोस्ट के वॉचमैन को इंटरोगेट करता है। वॉचमैन बताता है कि उस दिन एक पुलिस वाला अपनी सफेद रंग की गाड़ी में चेक पोस्ट तोड़ के तेजी से जंगलों में चला गया था। इसके बाद डीएसपी विजय एसपी रेवती के पास आकर कहता है कि इन्वेस्टिगेशन में सारे सबूत सीआई पीटर कुरुशिंगला की तरफ इशारा करते हैं, पर इन सबूतों के आधार पर एसपी रेवती डीएसपी विजय को पीटर को अरेस्ट करने के लिए कहती है। इसके बाद हमें सीआई पीटर को दिखाया जाता है, जिसे पुलिस अरेस्ट करके सारे सबूतों के साथ कोर्ट में ले जा रही थी। यहाँ पर सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है। सीआई पीटर अपनी माँ और अपने बेटे सेबन के साथ अपनी जिंदगी बिता रहा था और कुछ सालों पहले पीटर की वाइफ की डेथ हो गई थी। पीटर ने दूसरी शादी नहीं की थी, बस वो अपने काम में ही बिजी रहता था। एक दिन सेबन अपनी क्लास में टीना की पेंटिंग ड्रॉ कर रहा था, क्योंकि कुछ दिनों बाद टीना का बर्थडे था और सेबन ये पेंटिंग टीना को गिफ्ट में देने वाला था। पीटर की माँ और उसके पोते में काफी अच्छी बॉन्डिंग थी और वो अपने पोते से बहुत प्यार करती थी। एक दिन रवि नाम का आदमी अपने बेटे की मिसिंग की खबर लेके पुलिस स्टेशन में बहुत ही टेंशन में और घबराए हुए आता है। सीआई पीटर उसी वक्त अपनी टीम के साथ उस जगह पर जाता है जहाँ पर रवि ने अपने बेटे को छोड़ा था। रास्ते में पीटर पूछता है कि तुम्हारी बेटी की उम्र क्या है। रवि बताता है कि 16 साल। पीटर आगे पूछता है कि तुम्हारे पास तुम्हारे बेटी की कोई फोटो है। तब रवि बताता है कि उसकी बेटी को ऑटिज्म का प्रॉब्लम है और उसे यूट्यूब पे वीडियो देखना बहुत पसंद है, इसलिए मेरा फोन उसी के पास है और उसकी फोटो भी उसी में है। पुलिस वाले रवि का फोन नंबर लेते हैं और उसे ट्रैक करते हुए उस एरिया में जाते हैं। दरअसल वो एक ब्रॉथल एरिया होता है। ट्रैक करते हुए पुलिस वाले एक औरत के घर जाते हैं। उस घर की तलाशी लेने पर रवि की बेटी वहाँ बंधी हुई मिलती है। उस औरत ने उसे बेचने के लिए किडनैप किया था। रवि अपने बेटे को वापस देख के बहुत खुश होता है और पीटर को थैंक यू कहता है। अगले दिन सीआई पीटर को सेबन के स्कूल बुलाया जाता है, जहाँ पर स्कूल की प्रिंसिपल बताती है कि हमें सेबन के बैग से गांजा मिला है और पीटर को सेबन पे भी ध्यान देने के लिए कहती है। पीटर प्रिंसिपल को सॉरी कह के आगे से ऐसा कभी नहीं होगा ऐसा अश्योर करता है। पीटर जब ऑफिस से बाहर आता है तो सेबिन उसे कहता है कि ये मैंने नहीं किया, ये मेरा नहीं है, लेकिन पीटर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। सेबिन घर आकर अपनी दादी को बता के रोने लगता है कि वो पैकेट मेरा नहीं था, पता नहीं वो मेरे बैग में कैसा आया, पापा मुझसे बात नहीं कर रहे, ऐसा कहकर रोने लगता है। पीटर सेबिन सोने के बाद उसके कमरे में आता है और लाइट बंद करके चला जाता है और वहाँ वो टीना की पेंटिंग भी देखता है। अगले दिन पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मैथ्यू नाम के एक आदमी के घर चोरों ने घुसकर मैथ्यू और उसकी फैमिली को बैरे में से मार दिया। पीटर तुरंत ही अपनी टीम को लेकर वहाँ जाता है। वहाँ पर चोरों ने मैथ्यू को चर से बांधकर मारा हुआ रहता है। वही दूसरे कमरे में मैथ्यू की बीवी मरी पड़ी हुई रहती है और जब पीटर मैथ्यू के बेटे के कमरे में जाता है तो उस कमरे के बाथरूम में उसकी बेटी भी मरी पड़ी हुई रहती है। मैथ्यू की बेटी और कोई नहीं बल्कि सेबन की क्लासमेट टीना ही होती है और पीटर वहाँ सेबन ने बनाई हुई पेंटिंग भी देखता है। तभी वहाँ पीटर को एक शॉकिंग बात पता चलती है कि दूसरे कमरे में पीटर का बेटा सेबन भी मरा पड़ा है। इसका मतलब सेबन यहाँ टीना की बर्थडे पार्टी के लिए आया था और वहाँ सेबन ने टीना को वो पेंटिंग गिफ्ट की थी और इसी दिन ही हादसा हो गया। पीटर ये देखने के बाद बहुत रोने लगता है। पीटर की माँ भी ये देखकर टूट जाती है। सेबन का अंतिम संस्कार किया जाता है और यहाँ मैथ्यू और उसकी फैमिली का भी अंतिम संस्कार किया जाता है। सेबन के जाने के बाद पीटर की माँ बहुत दुखी रहने लगती है और पीटर अपनी माँ की देखभाल करने के लिए कुछ दिनों की छुट्टी लेता है। इधर एसपी रेवती डीएसपी किशोर को ये केस सौंप देती है। किशोर एसपी से कहता है कि प्राइम सस्पेक्ट बलविंदर है जो कि फरार है। एसपी रेवती किशोर को उसे जल्द से जल्द पकड़ने के लिए कहती है। दरअसल बलविंदर मैथ्यू के घर पर काम करता था जो कि दूसरे स्टेट से था। एएसआई सुकुमारन पिल्लाई किशोर को इस केस की डिटेल्स बताता है कि इस हादसे के बाद बलविंदर कहाँ पे नजर नहीं आ रहा और बलविंदर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलता है कि बलविंदर बीएसएनएल सिम यूज करता था और वो बीएसएनएल ऑफिस जाकर बलविंदर की सिम की एप्लीकेशन को लेते हैं, क्योंकि उस एप्लीकेशन में बलविंदर की फोटो होती है और उस
उसकी फोटो मिलने के बाद पुलिस वाले हर तरफ शहर में उसकी फोटो चिपकाने लगते हैं और उसकी फोटो दिखाकर पूछताछ करने लगते हैं। इसके बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट डीएसपी किशोर को बुलाकर कहती है कि उन्हें क्राइम स्पॉट पर एक और आदमी का ब्लड सैंपल मिला है, शायद वो ब्लड किलर का ही हो सकता है। हाथापाई के दौरान किलर का हाथ जख्मी हुआ होगा, तभी ये ब्लड गिरा होगा। यह सुनने के बाद पुलिस वाले आसपास के सभी अस्पताल में इसकी पूछताछ करते हैं कि कोई जख्मी आदमी उनके अस्पताल में इलाज करने तो नहीं आया। तभी एक अस्पताल में पता चलता है कि रिसेंटली उस अस्पताल में एक आदमी ने अपने हाथ का ट्रीटमेंट करवाया था। तो किशोर उस अस्पताल का सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। वहाँ उसे बलविंदर तो नहीं, लेकिन वहाँ एक लोकल आदमी स्टीफन नजर आता है। पुलिस वाले तुरंत ही स्टीफन को अरेस्ट करके उसे इंटरोगेट करना शुरू कर देते हैं। स्टीफन पुलिस वालों को बताता है कि ये सारा बलविंदर का प्लान था। एक्चुअली हम दोनों चोरी के इरादे से गए थे, लेकिन हालात कुछ ऐसे हुए कि हमें मैथ्यू की फैमिली को मारना पड़ा। पुलिस वाले उसे बलविंदर के बारे में पूछते हैं। तब स्टीफन बताता है कि बलविंदर अपना हिस्सा लेकर भाग गया। इधर पीटर के घर पर सेबिन की स्कूल की प्रिंसिपल आकर पीटर से सॉरी कहती है कि उस दिन स्कूल में जो इश्यू हुआ था वो उसकी गलतफहमी थी। 12th के कुछ बच्चों ने सेबिन के बैग में वो पैकेट रखा था। पीटर रात को एएसआई सुकुमारन के घर जाकर केस के इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछता है। सुकुमारन पीटर से कहता है कि बलविंदर अभी तक पकड़ा नहीं गया और जांच शुरू है। अगले दिन पीटर एसपी रेवती के पास जाकर रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो इस केस को इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है, लेकिन एसपी रेवती उसे मना कर देती है। लेकिन पीटर के ना मानने पर रेवती पीटर से कहती है कि तुम अनऑफिशियली इस केस को पैरेलली इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। तो पीटर भी अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है। वो स्टीफन के पास जाकर पूछताछ करता है और थोड़ा इंक्वायरी करने के बाद दोबारा एसपी रेवती के पास आकर कहता है कि जिस तरह से मैथ्यू को चेयर से बांधा गया था उसके हिसाब से किलर एक लेफ्ट हैंडर है, लेकिन बलविंदर और स्टीफन दोनों ही राइट हैंडर है। तो किलर इन दोनों में से कोई नहीं है, इन दोनों के अलावा कोई और भी मौजूद है। और साथ ही कहता है कि वो लोगों का मोटिव सिर्फ चोरी का नहीं था, वो लोग सिर्फ मैथ्यू को मारने के लिए आए थे। ये सब सुनने के बाद एसपी रेवती पीटर को कहती है कि आगे से इस केस की इन्वेस्टिगेशन वो ही करे। इसके बाद पीटर अपनी लीव्स को कैंसिल करके दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करता है और मैथ्यू के घर जाकर वहाँ घर पे और उसके घर के आसपास चेकिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन सारी एरिया चेक करने के बाद भी पुलिस वालों को वहाँ कुछ नहीं मिलता और वो सब वहाँ से जा ही रहे होते हैं। तभी पीटर को वहाँ के घर के सामने की टाइल्स की डिजाइन कुछ डिफरेंट दिखाई देती है। पीटर वहाँ के खुदाई करने के लिए कहता है तो उनको वहाँ बलविंदर की लाश मिलती है। अगले दिन पीटर स्टीफन के पास आकर कहता है कि बलविंदर तो कब का मर चुका है, तो तुमने झूठ क्यों कहा कि बलविंदर भाग गया है। तब स्टीफन कहता है कि मैंने ही बलविंदर को मार दिया, वो अपना हिस्सा कुछ ज्यादा ही मांग रहा था, इसलिए मैंने उसे रास्ते से ही हटा दिया। लेकिन पीटर को ये पक्का यकीन है कि ये झूठ बोल रहा है और इसके पीछे और कोई जरूर है, इसलिए वो एएसआई सुकुमारन को कहता है कि वो जेल जाकर पता करे कि स्टीफन से मिलने कौन कौन आया था। वहाँ पता चलता है कि लतीफ नाम का एक आदमी स्टीफन से मिलने आया था। पुलिस वाले तुरंत ही लतीफ के घर जाते हैं और उसके घर की तलाशी लेने पर उन्हें वहाँ बहुत सारे पैसे मिलते हैं। लतीफ कहता है कि ये सारे पैसे मेरे नहीं है, स्टीफन ने इन पैसों को मेरे घर में छुपाया था। उन पैसों पर मिले फिंगरप्रिंट्स को वो अपने पुराने केस के फिंगरप्रिंट से चेक करते हैं, तो वो फिंगरप्रिंट्स उनके एक जुवेनाइल केस के फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं। जब पुलिस उस जेल में जाती है वहाँ के वार्डन से पता चलता है कि वो फिंगरप्रिंट स्टोरी नाम की एक लड़की के थे। वार्डन कहता है कि 15 साल की उम्र में एक लड़की को मारने के जुर्म में टोनी को इस जेल में लाया गया था। जब वो यहाँ आया तो बहुत गुमसुम रहता था। बाद में पता चला कि उसको हार्ट प्रॉब्लम थी, मगर उसके आने के 1 साल के अंदर ही वो वहाँ के वार्डन को मार के फरार हो गया। पीटर का कहना है कि वो बहुत ही शातिर है, वो हमारे सामने ही है, लेकिन वो हमें अलग अलग नाम रखकर अलग पहचान के साथ गुमराह कर रहा है। एक दिन जब पीटर अपने बेटे सेबिन के कमरे में जाता है तो वो वहाँ सेबिन की ड्राइंग बुक को देखता है और उसे देखने के बाद वो सेबिन और टीना के फ्यूनरल की फुटेज भी चेक करता है। तो वहाँ उसे पता चलता है कि टीना और सेबिन क्लासमेट थे, तो भी कुछ बच्चे जो टीना के फ्यूनरल में आए थे वो सेबिन के फ्यूनरल में नहीं आए थे। इसका पता लगाने के लिए पीटर सेबिन के स्कूल जाता है। तभी वो वहाँ देखता है कि कुछ बच्चे सेबिन की बनाई ड्राइंग की तरह ही लाइन में जा रहे थे। पीटर उनकी गाड़ी का पीछा करता है तो वो गाड़ी एक अनाथालय में जा रुकती है। उस अनाथालय में पता चलता है कि मैथ्यू और उसकी वाइफ ने टीना को गोद लिया था। इसके बाद पीटर एसपी रेवती के पास जाकर केस की प्रोग्रेस बताता है कि 26 मार्च 2014 को कोची एयरपोर्ट पर कस्टम्स ने 5 करोड़ के डायमंड्स पकड़े थे और एक ही हफ्ते बाद कस्टम वालों ने उबैद नाम के एक आदमी को इस केस में अरेस्ट किया था। उसी साल कस्टम वालों ने 1 करोड़ रुपए मैथ्यू के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे, क्योंकि मैथ्यू ने कस्टम वालों को डायमंड्स की इन्फॉर्मेशन दी थी। उन्हीं पैसों से मैथ्यू ने एक घर खरीदा और टीना को गोद लेकर टीना के नाम पर वो घर कर दिया था। और जो लोग इन डायमंड्स की तस्करी के पीछे
थे और मैथ्यू की वजह से डायमंड्स को खो दिया था, उन लोगों ने अब मैथ्यू को मारकर अपना रिवेंज लिया है। इसके बाद पीटर अपने टीम के साथ उबेद से मिलने उसके घर जाता है, लेकिन बाइक एक्सीडेंट में उबेद की मौत हो चुकी थी। अब पीटर सोचने लगता है कि इस केस को कैसे सोल्व किया जाए, कौन है ये जॉन। और इन सब के बीच पीटर की माँ की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और पीटर उन्हें हॉस्पिटलाइज करता है। उसी हॉस्पिटल में पीटर की मुलाकात रवि से होती है। रवि वही इंसान है जिसकी बेटी को पीटर ने बचाया था। यहाँ इन दोनों के बीच कुछ कैजुअल बातें होती है। दूसरे दिन पीटर एसपी रेवती के पास जाकर कहता है कि मेरा शक गलत है, किलर वो स्टीफन ही है, उसने चोरी के लिए मैथ्यू और उसकी फैमिली को मार दिया। और साथ ही ये भी कहता है कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और उसे कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए होगी। इसके बाद पीटर डीएसपी किशोर के पास जाता है, जो पीटर से पहले इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। पीटर किशोर को कहता है कि मेरे इन्वेस्टिगेशन में मुझे पता चला है कि तुम इस केस में इन्वॉल्व हो, और पूछता है कि कौन है ये जॉन। ऐसा कह के धमकाने लगता है। फिर किशोर डर के पीटर को सब कुछ सच बताता है कि इन सब के पीछे फैबियन जॉन है, जो कि एक डायमंड स्मगलर है। जॉन प्रेग्नेंट औरतों के जरिए कोची एयरपोर्ट के थ्रू डायमंड को स्मगल किया करता था, और जो फ्लाइट कोची में लैंड ही होने वाली होती थी तभी वो प्रेग्नेंट औरतें एक टैबलेट खा लेती थी, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ने लगती थी और इसी वजह से फ्लाइट को इमरजेंसी लैंड करना पड़ता था। और उन औरतों को तुरंत ही एयरपोर्ट के हॉस्पिटल में ले जाया जाता था, जहाँ उस हॉस्पिटल में ऑलरेडी जॉन का आदमी होता था और उन प्रेग्नेंट औरतों को एंटीडोट देकर ठीक करवाता था। और जब वो प्रेग्नेंट औरतें एयरपोर्ट से बाहर आती थी तो उनको फॉलो करके उनके पास से डायमंड निकाल लेता था। उसी एयरपोर्ट के हॉस्पिटल में मैथ्यू काम करता था और ये सब कुछ बार बार देखने के बाद मैथ्यू को शक हुआ था। और अगली बार जब जॉन ऐसा ही डायमंड स्मगल कर रहा था तब मैथ्यू ने कस्टम वालों को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। और इस बार खुद जॉन की वाइफ एनी प्रेग्नेंट थी और जॉन अपने वाइफ के जरिए भी डायमंड स्मगल कर रहा था। इस बार कस्टम वालों ने एनी को पकड़ लिया और एनी को सही से ट्रीटमेंट न मिलने पर एनी का मिसकैरेज हो गया था और उसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। और कुछ दिनों बाद इस केस में कस्टम वालों ने उबेद को गिरफ्तार किया, जिसके बाद एनसी को बेल मिली थी। एनसी बहुत ही दुखी थी क्योंकि जॉन की वजह से उसने उसका बच्चा खो दिया था और इसे ना सहते हुए एनसी ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। इसके बाद जॉन किसी भी हालत में उस इन्फॉर्मर को ढूंढना चाहता था और 1 साल बाद उसे मैथ्यू के बारे में पता चला। और इसके बाद जॉन, स्टीफन और उसके साथ एक और आदमी मैथ्यू के घर जाकर मैथ्यू की फैमिली को मार देते हैं। और जब जॉन और उसके आदमी मैथ्यू की फैमिली को मार रहे थे तभी उनके घर काम करने वाला बलविंदर, जो कि दूसरे स्टेट से था, वहाँ आता है और ये सब देख लेता है। बलविंदर भाग ही रहा था तभी जॉन के आदमी उसको पकड़ के मार देते हैं और बलविंदर की लाश को गाड़ के उसके ऊपर टाइल्स लगा देते हैं, जिसकी डिजाइन अलग देख के ही डरबाग खुदाई करवाई थी। उसी दिन टीना का बर्थडे था और पीटर का बेटा सेबिन भी उस दिन वहाँ मौजूद था और इसीलिए जॉन के आदमी ने मैथ्यू की फैमिली के साथ सेबिन को भी मार दिया था। इसके बाद सिन प्रेजेंट में आता है। किशोर पीटर से कहता है कि उसने सिर्फ एनसी को बेल दिलवाई थी और मैथ्यू के मर्डर के केस में उसका कोई हाथ नहीं है। यहाँ जॉन जब अपने वाइफ एनसी के कब्र के पास आता है तो वहाँ एनसी की कब्र टूटी हुई रहती है और उसमें एनसी की डेड बॉडी भी नहीं होती और पीटर ने वहाँ एक स्टोन में लिखा था इन हेवन। ये देखने के बाद जॉन तुरंत ही मैथ्यू के घर जाता है क्योंकि मैथ्यू के घर का नाम ही हेवन होता है। वहाँ जाने के बाद जॉन देखता है कि जहाँ पीटर का बेटा मरा था पीटर वही बेटा होता है। बातों बातों में दोनों के बीच लड़ाई होती है और पीटर जॉन को मार देता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर पीटर को कोर्ट में लाया गया था। कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर सभी सबूतों को सामने रख के अपनी दलीलें पेश करती है। इसके बाद डिफेंस लॉयर जज को कहती है कि फॉरेंसिक के हिसाब से जिस दिन जॉन मरा था उस दिन मेरा क्लाइंट पीटर इंडिया में ही नहीं था। उस दिन पीटर और उसकी माँ दुबई गए थे क्योंकि पीटर के भांजे का बर्थडे था और वहाँ बर्थडे पार्टी का वीडियो भी दिखाती है जहाँ पर साफ दिखाई देता है कि पार्टी में पीटर और उसकी माँ मौजूद होते हैं और साथ ही पीटर के फ्लाइट के टिकट्स भी दिखाती है। इन्हीं सबूतों के आधार पर जज पीटर को बाइज्जत बरी कर देते हैं। के बाद फिल्म का असली सस्पेंस रिवील होता है। जब हॉस्पिटल में पीटर की मुलाकात रवि से हुई थी तब रवि ने पीटर को कहा था कि वो इस हॉस्पिटल में एम्बुलेंस ड्राइवर है और उसके पास मॉर्चरी यूनिट है। तो पीटर जॉन को मारने के बाद रवि से मिलता है और जॉन की लाश फ्रीजर में रख देता है और पीटर खुद दुबई जाता है और रवि से कहता है कि वो उसके जाने के बाद उसके कपड़े और उसके शूज पहनकर जॉन की लाश को ठिकाने पर लगा दे। इसी तरह रवि उस लाश को ठिकाने लगाता है। इसलिए चेक पोस्ट पे जो वॉचमैन था उसने रवि का चेहरा नहीं देखा था, सिर्फ उसने रवि की पुलिस की वर्दी और कार देखी थी। अब जॉन की बॉडी फ्रीजर में होने की वजह से खराब नहीं हुई थी, इसलिए फॉरेंसिक वाले ने जॉन की बॉडी को देखकर कहा था कि जिस दिन जॉन की डेड बॉडी मिली थी उसके 4 दिन पहले जॉन को मारा गया था और ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।